बोत्सवाना में शिकार पर पाबंदी है, लेकिन हाथी पड़ोसी देशों में घूमने के लिए आजाद हैं। नमीबिया उन्हें मारने के लाइसेंस बेचता है ताकि उनकी आबादी ज्यादा ना बढ़े। पर कितनी आबादी को ज्यादा माना जाए? संख्या लगातार बदलती रहती है। जो नहीं बदलता वो है मूल सिद्धांत। हाथियों की नस्ल को बचाने के लिए क्या कुछ हाथियों का बलिदान देना जरूरी है? और तब क्या होगा जब जमीन की कीमत टूरिज्म से होने वाले फायदे से कहीं ज्यादा हो जाए? ओकावांगो डेल्टा कोई उजाड़ और बंजर जंगल नहीं, ये एक शानदार जगह है जहाँ एक नदी भी है, लेकिन अब पानी की ही वजह से रिजर्व खतरे में है। नदी के ऊपरी इलाके के दो देश अंगोला और नमीबिया को धान उगाने के लिए पानी की जरूरत है। अगर इस परियोजना पर काम चलता रहा तो डेल्टा रेगिस्तान बन सकता है। साथ ही हमें उन लोगों की हालत भी समझनी होगी जिन्हें अपनी फसलों के लिए पानी की जरूरत है। क्या हम हाथियों की रक्षा और लोगों के पेट भरने के बीच में से किसी एक को चुन सकते हैं? जैसे जैसे हालात बिगड़ रहे हैं, इंसान कुछ आखिरी जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका के पास एक ऐसी जगह है जहां गेंडों को सुरक्षित रखा जा सकता है। कुछ रिजर्व्स बहुत छोटे हैं और कई तो बंद हो चुके हैं, और इसलिए जानवरों को नई नई जगहों पर ले जाना पड़ता है। इस राइनो को बेहोश किया गया है और आंखों पर पट्टी बांधकर कानों को ढक दिया गया है। अगर उसे ये एहसास हो जाए कि वो हवा में है तो वो हार्ट अटैक से मर सकता है। ऐसे काम बहुत कम होते हैं, लेकिन जब भी होते हैं इनमें ऐसे स्पेशलिस्ट, वेट्स और साइंटिस्ट शामिल होते हैं जिन्होंने अपना जीवन जानवरों को समर्पित किया। जानवरों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये काफी नहीं है। इंसान खुद अपनी खड़ी की हुई मुसीबत से जूझ रहा है। एक तरफ वो बचा रहा है और दूसरी तरफ तबाह कर रहा है। हाथियों को हाथी दांत के लिए और राइनोस को उनके सींगों के लिए मारा जाता है। इतिहास के ये बड़े जानवर ऑटोमेटिक हथियारों, तेज गाड़ियों और वॉकी टॉकी से लैस शिकारियों का आसान लक्ष्य है। दुनिया में केवल 20,000 राइनोस बचे हैं, जिनमें से ज्यादातर अफ्रीका में हैं। प्रजाति संरक्षित है और लगता था इन्हें बचा लिया जाएगा, लेकिन 2014 में हालात बहुत खराब हो गए। शिकारियों ने एक ही साल में 1500 राइनोस को मार दिया। मांग कीमतों को ऊपर ले जाती है। राइनो के सींग की कीमत $55,000 प्रति किलो है, जो अब सोने के मुकाबले ज्यादा महंगा है। हाथी जितने कम होंगे, हाथी दांत उतना महंगा हो जाएगा। ये जितने कम होंगे, इंसान की कमाई उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए मारने के सिलसिले को रोकना मुश्किल है।
जब तक एक जंगली जानवर को इंडेंजर्ड घोषित नहीं किया जाता, तब तक उसे मारा जा सकता है और उसकी नुमाइश भी की जा सकती है। कोलोराडो के डेनवर में स्थित नेशनल वाइल्ड लाइफ रिपोजिटरी स्टोर्स पूरे अमेरिका से मारे गए जानवरों को जब्त करता है। ये क्रूरता और ताकत का एक भयानक नजारा है। 30,000 साल पुरानी शोवे की गुफा से अलग ये डेनवर की गुफा है, लेकिन इस बार दीवारों पर सिर्फ इंसान का पागलपन नजर आता है। दुनिया के किसी भी हिस्से को बख्शा नहीं गया है। आर्कटिक में भी जीवन एक कमजोर धागे से बंधा हुआ है। ये पोलर बेयर्स का इलाका है, यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी। अब ये जानवर कानून द्वारा संरक्षित है। इसी से दुनिया को पता चला कि आइस पैक पिघल रहा है और इसलिए क्लाइमेट बदल रहा है। भालुओं के लिए कानून का ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन क्लाइमेट का है। कानून हमेशा इंसानों की रक्षा भी नहीं कर सकता। मिनट्स भी खत्म हो रहे हैं। बेहद ठंडे मौसम में रहने वाले ये साइबेरियन लोग जंगली रेनडियर्स को पालते हैं। कुदरत को अच्छी तरह से समझते हैं। इनके लिए हर चीज मायने रखती है, लाइकन, पेड़ की छाल और बर्फ में छोटे छोटे बदलाव भी। हर साल वो अपने पूर्वजों के इलाके यमा पेनिनसुला को पार करके गर्मियों में उत्तर की तरफ जाते हैं और सर्दियों में वापस दक्षिण की तरफ। निनिट्स हर साल अपनी जमीन को पिघलते हुए देख रहे हैं और इसके साथ उन पर आधुनिकीकरण का दबाव भी बढ़ रहा है। वे
विकास एक ऐसी मशीन है जिसे रोका नहीं जा सकता, जैसे ये न्यूक्लियर आइस ब्रेकर जो आर्कटिक की बर्फ को काटते हुए आगे बढ़ रही है। रशिया ने अपनी मर्चेंट शिप्स के लिए समुद्र खोल दिए हैं, पर अब साइबेरिया में मौसम चाहे जैसा भी हो, शिप्स को आने जाने की इजाजत है। बर्फ और हवा की जानकारी की कोई जरूरत नहीं, और साइबेरिया में इनकी मंजिल है डुडिंका पोर्ट, जहां से जहाज में निकल लोड किया जाएगा। निकल कीमती है। इसे खान से निकालकर नोरिल्स्क में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े माइनिंग कॉम्प्लेक्सेस में तैयार किया जाता है। मेटलर्जी के कई सेक्टर्स में निकल को मिलाकर एलॉयज बनाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल सिक्के बनाने के लिए भी किया जाता है। ये जगह आर्कटिक सर्कल के अंदर है और साल के 4 महीने यहाँ 24 घंटे अंधेरा रहता है। 0 से 50 डिग्री कम तापमान वाले ठंडे मौसम के बावजूद यहाँ 1,70,000 लोग साल भर रहते हैं। यहाँ रहना अपने आप में एक उपलब्धि है और लोग यहाँ अच्छा जीवन जीते हैं। वो आइस हॉकी खेलते हैं और डांस करते हैं। ये सर्दियों की आड़ में हकीकत को छिपाने का काम है, लेकिन कोई भी छुट्टियां बिताने के लिए नॉर्लिस्क नहीं आता। यहाँ सिर्फ माइनिंग से जुड़े लोग ही आते हैं। नॉर्लिस्क एक बड़ी मशीन का छोटा सा पुर्जा है, वो मशीन जो इंसान को इस पागलपन की दौड़ दौड़ा रही है, भले ही इसका मतलब पूरी पृथ्वी को जहर से भर देना हो। यहाँ लोग सुबह सूरज को नहीं बल्कि धुएं की दिशा को देखते हैं, ताकि ये पता चल सके कि शहर के कौन से हिस्से ज्यादा प्रदूषित होंगे। हर साल यहाँ से 2 मिलियन टन गैसेस वातावरण में मिल जाती हैं, खासकर कार्बन और सल्फर। दुनिया के हजारों कारखानों से निकल रहे जहर की तरह वो भी हवाओं और लहरों से पृथ्वी के चारों तरफ फैल जाएंगी। सिर्फ एक सदी में 50,000 सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया गया है। इंसान से पहले एक भी नहीं था। आज पृथ्वी पर केमिकल से हमला किया जा रहा है। ये आदमी क्या सांस ले रहा है? ये छोटा मांस इसको क्या बचाएगा? वो किसके लिए अपनी जान दे रहा है? जोखिमों को जानते हुए भी हम रुक नहीं रहे। खेती की 90% जमीन पर पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं। हम मिट्टी में लाखों टन खाद डालते हैं। हर साल इन केमिकल्स के कारण 2 लाख लोग मारे जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर खेतों में काम करने वाले मजदूर और किसान होते हैं। आज हर जिंदा जानवर और पौधे के टिश्यू में पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं, जिनमें अब इंसान भी शामिल हैं। वो सबकी फूड चेन में पहुंच गए हैं। हर 2 में से 1 यूरोपियन के खून में कीटनाशक के सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स हैं। 1/3 से ज्यादा खेती की जमीन खराब हो गई है और ऐसे कई बड़े इलाके हैं जिन पर अब खेती नहीं हो सकती। केमिकल्स इंसान को खतरे में डालने या जीवन को खत्म करने के लिए नहीं बनाए गए, वो फायदे के लिए थे। लेकिन इंसान विकास और खतरे के बीच के फर्क को नहीं समझ पाया। केमिकल्स के बाद अब जेनेटिक्स से उम्मीदें लगाई जा रही हैं और मकसद है हर जगह फसलों को उगाना।
शायद इससे दुनिया की भूखमरी को खत्म किया जा सके। हम बात कर रहे हैं जीएमओ की, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जीएमओ से इंसान प्रजातियों को डोमेस्टिकेट नहीं कर रहा, बल्कि उनको मॉडिफाई कर रहा है। कॉटन को खुद अपने कीटनाशक को पैदा करने के लिए मॉडिफाई किया गया, मकई को इसे खाने वाली तितलियों को रोकने के लिए, और सोयाबीन को ज्यादा पेस्टिसाइड्स को रोकने के लिए। हैरानगी है कि ये पौधे खुद ऐसा क्यों नहीं कर पाए। जीएमओ का इस्तेमाल बहुत तेजी से फैल गया है। अब 29 देशों में इसकी कानूनी इजाजत है। इंसान को होने वाले इसके असर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और फिर भी पूरी दुनिया बिना किसी चिंता के जीएमओ खा रही है। पशुपालन में भी ज्यादातर जीएमओ आहार का ही इस्तेमाल किया जाता है। जानवरों को जीएमओ सोयाबीन या फिर मकई खिलाया जाता है। जीएमओ ने दुनिया की भूख की समस्या को हल नहीं किया। बीज पेटेंट है और उनका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है, और अगली फसल के लिए उन्हें दोबारा खरीदना पड़ेगा। कोई नहीं जानता कि फायदे के नाम पर इंसान द्वारा थोपी गई जबरदस्ती की तरक्की कहाँ थमेगी। बांग्लादेश को देखकर लगता है कि तबाही ज्यादा दूर नहीं। गंगा और ब्रह्मपुत्र से सींचे इन मैदानों में किसान सदियों से खेती करते आए हैं। पैदावार कम है और फसलों के साथ साथ हर कोई नदी और मॉनसून पर निर्भर है। पानी के साथ जमीन में बदलाव आते हैं। चट्टानें और पत्थर ना के बराबर हैं। पानी को रोकने के लिए डैम्स का निर्माण लगातार चलता रहता है, और रेत के मैदानों पर घर और स्कूल्स भी बनने लगे हैं। लोग खेती और मछली पकड़कर गुजारा करते हैं। सब कुछ नदी से मिलता है। बांग्लादेश की जनसंख्या 16 करोड़ है, और ये पूरी आबादी खेती पर निर्भर है, और खेती निर्भर होती है क्लाइमेट पर। वैसे अभी ये साफ तो नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज से यहाँ सब कुछ मिट जाएगा। निचली जमीन बड़ी तेजी से समुद्र के पानी में डूब जाएगी, और सभी इंसान किसी और जगह जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहरों में से एक है, जिसमें हर स्क्वायर किलोमीटर में 40,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। पानी के किनारे पर बसा ये शहर क्लाइमेट चेंज के असर से पूरी तरह अनजान है। हर जगह की तरह यहाँ भी जमीन गंवाने के बाद लोग शहर पहुँच जाते हैं, ताकि किसी कपड़े के कारखाने में नौकरी की तलाश कर सकें। बांग्लादेश भी दुनिया की इंडस्ट्रियल मशीन के पहियों में फंस गया है, वो मशीन जो क्लाइमेट को चेंज कर रही है। ये इंडस्ट्रियल पावर ढाका में दिखाई नहीं देती, लेकिन दक्षिण में मौजूद चिटगांव के बहुत बड़े नेवल डेमोलिशन यार्ड्स में साफ साफ नजर आती है। चिटगांव का नजारा चौंकाने वाला है। ऐसा लगता है जैसे ग्लोबलाइजेशन यहाँ पूरी तरह से पैर जमा चुका है। यहाँ पर कई देशों के टैंकर्स और कार्गो शिप्स मौजूद हैं। उन्होंने कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया था, अब ये बेकार हो चुकी है, और इसलिए इन्हें छोड़ दिया गया है।
इन विशाल इंडस्ट्रियल पावर के निशानों को सिर्फ खाली हाथों से उधेड़ा जा रहा है। बहुत ही कम पैसे में हजारों टन स्टील यहाँ से गायब हो जाएगा और बाद में क्लाइमेट चेंज की वजह से गायब होंगे ये किनारे और यहाँ के निवासी। पृथ्वी पर इतने अलग अलग लोग इकट्ठे कैसे रहते हैं? एक इंसान की केमिस्ट्री इतने सारे लोगों के जीवन को कैसे बदल देती है? क्यों लोग एक जगह भूखे हैं और दूसरी जगह फल फूल रहे हैं? चिटागोंग और मैनहट्टन के बीच 10,000 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वहां तोड़े जाने वाले जहाजों में से एक को न्यूयॉर्क में रहने वाले जहाज मालिक द्वारा किराए पर लिया गया होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इनमें से एक ऑफिस बांग्लादेश से अनाज खरीदकर दूसरे देशों में बेच रहा होगा। और अनाज ही क्यों, लकड़ी, कॉटन, पशु, चारा, सब कुछ। ये जीव अब वो सामान है जिनका व्यापार एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में किया जाता है। शायद किसी स्काई स्क्रेपर में वो खेती की जमीन की बात कर रहे हों। यहाँ लाखों हेक्टेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जमीन में शामिल होते हैं लाइकन, जड़ें और वहाँ रहने वाले सभी जिंदा जीव। लेकिन इस शहर का एक टेलीफोन कॉल या संदेश जंगल या किसी प्रजाति की रक्षा को बढ़ावा भी जरूर दे सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ के कई ऑफिसेज में अकाल को रोकने का काम भी हो रहा होगा। तो क्या ये नहीं हो सकता कि इन्हीं ऑफिसेज में से हमारी इस पृथ्वी को बचाने के भी आइडियाज मिल जाएं? इन खिड़कियों के पीछे किए गए समझौते और फैसले कल दुनिया की मुश्किलों को हल कर सकते हैं। लेकिन समय तेजी से निकल रहा है, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। पिछले 40 सालों में सभी जंगली जानवरों में से आधे गायब हो चुके हैं। ये अंदाजा लगाया गया है कि 2050 तक पौधों की 60,000 प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। हम आखिरी साइका एंटेलोप्स को कैसे बचा सकते हैं जब एक महीने में रहस्यमय कारणों से उनकी आधी प्रजाति मर जाती है? शायद ऐसा मौसम की वजह से हुआ हो। क्या हम बचे हुए अफ्रीकन लायंस की मौत को रोक सकते हैं जो उन बीमारियों के शिकार हैं जिनके बारे में पहले पता ही नहीं था? मौत एक कुदरती सच्चाई है, लेकिन अब इससे कई चीजें जुड़ गई हैं। और अगर क्लाइमेट चेंज पर गौर करें तो पूरी दुनिया की तबाही का सारा सामान इसमें मौजूद है। इंसान ऐसा क्यों नहीं सोचता कि जानवरों और पौधों के बाद खुद उसकी बारी भी आ सकती है? स्टार्लिंग पक्षी कभी कभी बड़े स्वॉर्म्स के रूप में एक साथ आते हैं, एक साथ उड़ते हैं। ये पृथ्वी पर जीवन की एक तस्वीर है, सृष्टि की एक शानदार रचना जिसमें सुंदरता और सद्भाव दोनों दिखाई देते हैं। जब से इंसान वजूद में आया है, जीवन के इतिहास को उसने अपनी बुद्धि से रचा और आकार दिया। इंसान अपने आसपास मौजूद जीवन के बारे में दोबारा सोच सकता है, अपने अस्तित्व को और दूसरे जीवों के प्रति सम्मान को फिर से जिंदा कर सकता है। अभी भी बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। जंगल का मतलब क्रूरता नहीं है, जंगल सभ्यता से अलग नहीं है। जंगल का मतलब है कुदरत के साथ रहना। जंगल का बचाव
या रक्षा करने से इंसान के अपने इतिहास की रक्षा होगी। इंसान जितना ज्यादा जंगल की दुनिया पर गौर करेगा, उतना ही उसे समझेगा। ये ऐसी रोशनी है जिसे रास्ते में छोड़कर वो अंधेरों में भटक गया है। वो अकेले भूख पर विजय पाने में कामयाब रहा। उसने अपने परिवार की रक्षा की है, लेकिन अब हालात उसके खिलाफ हैं। अगर इंसान फिर से प्रकृति के साथ रहना सीख जाए, तो एक बार दोबारा सच्चा इंसान बन जाएगा, अपने लिए भी और दूसरे जीवों के लिए भी, और सभी प्रजातियों को भी अपना समझकर उनकी रक्षा करेगा। कहीं ना कहीं इंसान के अंदर दूसरे जीवों के प्रति प्रेम मौजूद है। इसलिए नई दुनिया को देखने के लिए आंखें खोलें और सबको इज्जत की नजर से देखें। All around me are familiar faces, worn out places, worn out places, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up the glasses, no expression. No expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take when people run in circles. It's my world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and